Good morning, students. I am Nika Sharma from Lyall Public School, बीकानेर. Your हिंदी टीचर. बेटा आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम उन्मेष पाठमाला का पाठ 5 मैं पढ़ नहीं सका चैप्टर पढ़ेंगे. पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर का रिवीजन किया था. आप लोगों के द्वारा रीडिंग की गई थी. आज मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझा दूंगी ताकि आप इसके प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर सकें. ठीक, तो चैप्टर नंबर 5 मैं पढ़ नहीं सका. इसमें एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एक बच्चा है वो अपने अध्यापक के डर से स्कूल जाना बंद कर देता है. एक बार क्या होता है कि एक अध्यापक है वो स्टूडेंट की किसी कारणवश पढ़ाई न करने के उद्देश्य पढ़ाई नहीं की थी बच्चे ने, इस वजह से वो उसको डांटता है और इस डांट का इतना बुरा असर पड़ता है उस बच्चे पे कि वो स्कूल आना बंद कर देता है. उसको पिटाई करता है अध्यापक, तो स्कूल आना बंद कर देता है. उसके बाद में बच्चे की इच्छा ही नहीं होती है, वो उसके मन में नफरत बैठ जाती है पढ़ाई के प्रति और फिर उस बच्चे का भविष्य वो खराब हो जाता है. और बहुत सालों बाद में जब वो अध्यापक उस बच्चे से मिलता है तो वो बच्चा अपने मन के जो भाव थे, दर्द था, वो सभी उस अध्यापक के सामने उसको बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और आप मेरे साथ क्या कर सकते थे. वो सब चीजें वो इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में व्यवहार होना चाहिए, कैसे अध्यापक है वो विद्यार्थी को सही मार्ग पर ले जा सकता है. तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर. संजय आयरन वर्क्स का बोर्ड जिस दुकान के ऊपर लगा है उसका मालिक कोई 30 वर्षीय युवक संजय है. इस दुकान में लोहे के दरवाजे, जालियां आदि तमाम लोहे का काम होता है. रोज की तरह उस दिन भी संजय ने दुकान खोली. उसके कारीगर आ गए थे. दिन का काम शुरू करने की तैयारी हो रही थी. तभी एक रिक्शा आकर रुका. रिक्शा से एक बूढ़े सज्जन उतरे. वो दुकान के मालिक को उनकी निगाहें पूछने लगी. रिक्शा से बूढ़े सज्जन उतरकर दुकान के मालिक को खोजने लगे. संजय एक कारीगर को कुछ काम समझा रहा था. उसने वहीं से आवाज दी, बैठिए बाबूजी, मैं अभी आया. अब यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम है संजय आयरन वर्क्स. उस दुकान में 31 वर्ष का एक युवक था संजय. इस दुकान में लोहे के दरवाजे, जालियां आदि तमाम लोहे से संबंधित काम होता था. रोज की तरह संजय ने उस दिन भी दुकान खोली. उसके कारीगर आ गए थे. दिन का काम शुरू होने की तैयारी हो रही थी. तभी एक रिक्शा आकर रुका. तभी क्या हुआ कि एक रिक्शा आकर रुका है. रिक्शा से एक बूढ़े सज्जन उतरते हैं. अब बूढ़े सज्जन कौन थे, उसका उस व्यक्ति से क्या संबंध था, ये हम पढ़ रहे हैं. दुकान के मालिक को उनकी निगाहें खोजने लगी. संजय एक कारीगर को कुछ समझा रहा था. संजय था जो दुकान का जिसकी दुकान थी, वो कारीगर को कुछ कार्य के बारे में समझा रहा था. तभी वो संजय है वो उनको बूढ़े व्यक्ति को देखकर कहता है कि बाबूजी बैठ जाइए, मैं अभी आता हूँ. बूढ़े बाबूजी संजय के मेज कुर्सी के सामने रखी लोहे की 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ जाते हैं. कुछ ही मिनटों में संजय आता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है. कुछ ही मिनट में संजय आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है. अब यहाँ पर देखिए, जब संजय की दुकान पे बाबूजी आते हैं तो उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप होती है वो देखते हैं. बताइए बाबूजी, क्या काम है? संजय ने कहा. और वह उन्हें बूढ़े बाबूजी में अतीत का कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा खोजने लग गए. अब संजय उन बाबूजी को बैठने के बारे में पूछते हैं कि आपको क्या काम है. फिर उनको ऐसा लगता है कि इन बाबूजी को मैंने कहीं देखा है, तो वो उनसे देखने लग जाते हैं उनकी तरफ कि इनका चेहरा मैंने कहीं ना कहीं देखा है. बेटा, खिड़की में लोहे की जाली लगवानी है, आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही है. आप कहाँ रहते हैं? संजय ने पूछा. यही मार्केट के पीछे वाली कॉलोनी में.
53 नंबर मकान है। यहाँ किसके पास रहते हैं? मेरा बेटा है, कॉलेज में प्रोफेसर है। बड़े गर्व से उन्होंने कहा। मैं अध्यापक रहा हूँ। मेरे पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं। शब्द पिटारा देखिए, तमाम यानी सारा, अतीत यानी बीता हुआ, गर्व यानी अभिमान। संजय ने देखा कि बूढ़े बाबूजी ने यह बात बड़े गर्व से कही थी। कौन सी बात? कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं। ये बात बाबूजी ने बड़े ही गर्व और शान से कही थी। कोई और होता तो ये बात कहता कि बुढ़ापे में लोगों में ज्यादा बोलने की आदत और बिना पूछे ही अपने बारे में बताने की आदत होती है। लेकिन संजय ने ऐसा नहीं सोचा। वह उन्हें पहचान गया। इसलिए उनकी बात पूरी होने पर उनसे पूछा, आप मुझे पहचानते हैं? उत्तर में बूढ़े बाबूजी ने अपने चश्मे के मोटे कांचों के सहारे संजय को पहचानने की कोशिश की, पर वो निराश हो गए। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। आप बलदेव मास्टर हैं ना? अब बूढ़े बाबूजी हैं, वो चश्मे के मोटे सहारे संजय को कुछ जानने पहचानने की कोशिश कर रहे थे, पर वो संजय को नहीं पहचान पाते। तब संजय को कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। बदले में संजय कहता है, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, आप बलदेव मास्टर हैं ना? अब उनके बूढ़े और खोखले मुंह की झर्रियों में हल्की हंसी दिखाई दी। वह बोली, हाँ हाँ, मैं बलदेव मास्टर ही हूँ, लेकिन तुम? वह अपने चश्मे के सहारे संजय को फिर से पहचानने की कोशिश कर रही थी। आपको शायद याद हो, 17-18 साल पहले महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल में आपका एक छात्र 7वीं कक्षा में पढ़ता था। आपको उसको आप भूचू कहा करते थे। तो वो उनको बताया कि 17-18 साल पहले महेंद्रगढ़ का एक सरकारी स्कूल था, जिसमें एक बच्चा 7वीं कक्षा में पढ़ता था और आप उसको भूचू भूचू कहा करते थे। इसे कुछ नहीं आता, यह तो एकदम भूचू है। एक तरह से उसका नाम ही भूचू रख दिया था। हाँ हाँ, याद आया, एक छात्र था। वह छात्र मैं ही हूँ, संजय ने कहा। आप उसको किसी न किसी गलती पर सजा देती थी। अरे बेटा, मास्टर बलदेव मास्टर बोले, स्कूल में ये सब बातें होती ही है। नेक्स्ट देखिए, अब बलदेव मास्टर उसको कहते हैं कि नहीं, स्कूल में तो ये सब बातें होती ही रहती हैं, अब क्यों उन बातों को ध्यान में रखना? नहीं। तब वो बच्चा कहता है कि नहीं, एक दिन ऐसा कुछ हुआ था जिसने मेरी जिंदगी की राह बदल दी। आपको शायद याद हो, उस दिन होमवर्क न करके आने के कारण आपने मुझे बहुत पीटा था और आपके उसी मार ने मुझे भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। अब यहाँ पर वो बच्चा कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम सब कुछ भुला दें, लेकिन मेरे जीवन में एक घटना ऐसी घटी जिसने मेरे जीवन में मुझे भटकने के लिए मजबूर कर दिया। क्या? आश्चर्य से बलदेव मास्टर ने पूछा, लेकिन आपकी इस मार ने दरअसल मेरे मन में पढ़ाई के प्रति नफरत पैदा कर दी थी। मैंने घर आकर माँ से कहा था कि अब मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा, और फिर माँ के लाख समझाने के बावजूद मैं स्कूल नहीं गया। संजय एक क्षण को रुका, फिर बोला, सर आप तो जानते थे कि मेरे पिता चौकीदार थे और एक दिन डाकुओं से मुकाबला करते हुए वही शहीद हो गए। तब मैं 5-6 बरस का था। फिर यह भी आपको याद होगा कि मेरी माँ मुझे आपके पास लेकर आई थी स्कूल में दाखिला कराने के लिए। हाँ हाँ, याद है, बलदेव मास्टर ने कहा। तो यह भी याद होगा कि मेरी माँ ने आपको सारी मजबूरी बताकर कहा था कि यही लड़का अब मेरा सहारा है, अब यही मेरी जिंदगी रोशन करेगा। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, वो जिंदगी आराम से कट जाएगी और आप बहुत खुश होगी कि एक विधवा माँ अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। हाँ, बस इतना ही कहा बलदेव मास्टर ने, लेकिन संजय है वो कहता रहा। इसके बाद माँ की नजरों में भूचू बन गया, क्योंकि और बच्चों के माता पिता घर पर उनके पढ़ाई में मदद करते थे, उनका होमवर्क करा देते थे, पर मुझे कौन पढ़ाता, कौन होमवर्क कराता? मेरी माँ तो निरक्षर थी। मैं पूरी मेहनत कर मैं पूरी कोशिश करता, दोस्तों से पूछकर किसी तरह कक्षा का काम और होमवर्क कर लेता,
फिर भी मुझे उसके लिए मिलती थी आपकी सजा। और उस दिन होमवर्क न करने के कारण आपने मुझे इतना मारा कि मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि आज के बाद मैं स्कूल की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि संजय के मन में पढ़ाई के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। तो बलदेव मास्टर को थोड़ा बहुत अपनी गलती का एहसास नजर आता है कि रियल में मैंने उस दिन बहुत गलत किया था। तो उसको पूछते हैं कि क्या तुमने पढ़ाई की ही नहीं। कई दिनों तक मैं यूं ही भटकता रहा, घूमता रहा। 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन मेरे मामा जी आए। उन्होंने हमारी हालत देखी तो वे हमें अपने साथ सुजानगढ़ ले गए। मामा भी इतने संपन्न नहीं थे कि हमारी परवरिश करते, लेकिन उन्होंने रहने को छत और अपना साया हमें दिया था, वही बहुत था। हालांकि मामा जी ने कहा था कि चलो तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा देता हूँ, जो कुछ मदद हो सकेगी जरूर करूंगी। लेकिन मेरे मन में स्कूल के प्रति ऐसी नफरत जाग चुकी थी कि मैंने मामा जी से पढ़ाई करने के लिए साफ मना कर दिया। न जाने क्यों मुझे यही लगता था कि स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब है मास्टर साहब की मार खाने। अब उस बच्चे के मन में ये चीज बैठ गई थी, तो उसकी पढ़ाई के प्रति नफरत ऐसे हो गई थी कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मास्टर जी मुझे मारेंगे। देखिए, विधवा का अर्थ होता है जिसके पति की मृत्यु हो गई, संपन्न, धनवान, परवरिश, पालन पोषण करना। लेकिन बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा तो होगा। बलदेव मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए उनकी आवाज धीमी पड़ चुकी थी। आपके पास कैसे आता? आपके भय से ही तो मैंने वह फैसला लेने के लिए मजबूर हुआ था। पर बाद में सोचता रहा कि अगर मैं उस दिन के बाद स्कूल नहीं गया और पूरे 2 महीने तक स्कूल नहीं गया, तो क्या एक दिन भी आपने सोचा कि बच्चों का क्या हुआ? स्कूल क्यों नहीं आ रहा? कहीं बीमार तो नहीं? मेरे किसी सहपाठी को ही भेजकर मेरी खबर पूछवा ली होती। मैं तो बालक था, पर आप तो अध्यापक थे। मेरी माँ और मेरी हालात को आप जानते थे, लेकिन मैं तो आपकी नजरों में घूम चुका। तब भला आपको मेरी फिक्र क्यों हो? फिर तुमने क्या किया? बलदेव मास्टर जी ने भराए गले से पूछा। क्या करता? मामा जी के कहने को समझाने के बावजूद मैंने पढ़ाई करने के बजाय दुकानों में नौकरी शुरू कर दी। माँ भी आसपास के घरों में काम करने लगी थी ताकि हम मामा जी पर बोझ न बने। जिंदगी घिसिट घिसिट कर चलती रही। माँ धीरे धीरे कमजोर होती रही। अब वो अपने पारिवारिक स्थिति बताता है कि किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी जिंदगी में। तो वो बताता है कि मेरी माँ भी दूसरों के घरों में काम करने लग गई थी और मेरे मामा जी हैं वो हमें हमारी सहायता करते थे। पर मामा जी कितने दिन तक सहायता करते? माँ धीरे धीरे कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी, एक दिन चल भी बसे। मैं अब मामा जी की छाया में गुजर करने लग गया। एक साइकिल की दुकान पर काम मिल गया। कुछ बरस और गुजरे। फिर एक भले इंसान ने मुझे एक लोहे के कारखाने में नौकरी लगवा दी। वहां मैंने काम सीखा और कुछ पूंजी भी जोड़ ली। एक भले आदमी ने बताया कि यहाँ श्यामगंज में लोहे के काम की जरूरत है या गुंजाइश है, काम शुरू करो तो चल निकलेगा। बस मैं श्यामगंज आ गया। वहाँ स्कूल की इमारत बन रही थी, उसमें लोहे के काम का ठेका मुझे मिल गया। मुझे लगा कि मैं स्कूल में तो न पढ़ सका, लेकिन इसकी इमारत बनने में मेरी मेहनत जरूर काम आएगी। यही क्या कम संतोष की बात है कि इस स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ेंगे वे तो कम से कम मुझसे अच्छे ही बनकर निकलेंगे। क्या बात है कि तुम्हारे मन में पढ़ने की इच्छा नहीं जागी? बलदेव मास्टर ने पूछा। नहीं, पढ़ाई से तो मन उचट गया था, क्योंकि आखिर उस दिन की माँ ने दिल पर ऐसी खरोंच डाली कि उसके किस मुझे पढ़ने से बराबर दूर करते रहे। काश आपने उस दिन मुझे मारा न होता, तो आज आप जिन विद्यार्थियों का जिक्र गर्व से करते हैं उनमें से एक मैं भी होता। फिर गहरी ठंडी सांस लेकर संजय बोला, खैर छोड़िए इन पुरानी यादों को, बताइए क्या काम करना है? संजय ने देखा कि बलदेव मास्टर के गले में आवाज जैसे अटक गई है। वो चश्मे की मोटी कांचों के पीछे आंसू बह रही है। सहपाठी का अर्थ होता है एक ही कक्षा में पढ़ने वाला। गुंजाइश का अर्थ होता है स्थान या जगह। चित्र का अर्थ होता है चर्चा। अब संजय ने जब ये सारी बातें मास्टर जी के सामने रखी
तो मास्टर जी है वो एकदम से पिघल जाते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और मन ही मन उन्हें रोना सा आ जाता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि मेरी सिर्फ एक मार की वजह से बच्चे का भविष्य खराब हो गया, तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील करते हैं अपने आप में। बेटा चैप्टर बहुत अच्छा था, समझने वाला था कि थोड़ी सी एक गलत डिसीजन की वजह से, थोड़ा सा एक गलती की वजह से एक बच्चे का भविष्य खराब हो गया। आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, साथ में प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।